जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोतगी। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने, नेशनल पार्टी ने पूरे 1.5 महीने का समय लिया है दिल्ली में अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए। और जब 1.5 महीने की माथापच्ची के बाद तमाम लीडर्स ने सलाह मशवरा करी, उसके बाद जो नाम सामने आए हैं उसे न केवल दिल्ली की जनता में एक तरह से निराशा है, बल्कि पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो कई दल हैं उनमें बगावत शुरू हो गई है। दबे स्वरों में हो रही है, कोई खुलकर बोल रहा है। और सबसे प्रमुख नाम इसमें जिस पर हम चर्चा करेंगे, जेपी अग्रवाल का नाम सामने आया है, जो घोषित किया उदित राज का किया है, कन्हैया कुमार का नाम। हालांकि इसकी चर्चाएं चल रही थी पिछले काफी समय से कि शायद कांग्रेस कन्हैया कुमार को यहां उतार सकती है, लेकिन सच में उतार देगी। जो भी विरोध हो रहा था इसका, कन्हैया कुमार का, उस सबको साइडलाइन करते हुए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतार ही दिया। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट सीट पर मनोज तिवारी के सामने उतार कर क्या कांग्रेस ने एक दांव खेला है? और पूरे चांसेस हैं कि कांग्रेस का ये दांव उल्टा पड़ सकता है। कई रीजन है इसके पीछे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सीट पर कन्हैया कुमार से भी ज्यादा और नेता दावेदार थे। कद्दावर नेता अरविंद लवली जो हैं, जो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनकी बहुत बड़ी दावेदारी मानी जाती है नॉर्थ ईस्ट में, और उनका एक उनकी पैठ है उस एरिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं अरविंदर सिंह लवली और उन्होंने काफी काम किया है। तो उनका जो एक वोट बैंक है वो काफी सॉलिड है वहां पे। इसके अलावा भीष्म शर्मा की बात हो रही थी कि उनको टिकट मिल सकता है। चौधरी अनिल कुमार भी रेस में थे कि नॉर्थ ईस्ट से उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन सबको साइडलाइन करके कन्हैया कुमार को टिकट मिला है। और सारी जो अटकलें लगी हुई थी इसके बारे में, कन्हैया कुमार के नाम के बारे में, वो सच हो गई। और जो बगावत चल रही थी उसको भी कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन ये बगावत बढ़ सकती है। तो कन्हैया कुमार के अगर हम नाम की बात करें, अगर हम उसकी जीत की भी बात करें, एक बार सोचे कि कन्हैया कुमार को इसलिए उतारा है कि जेएनयू में जिस तरह का मूवमेंट चला था उसको लेकर कन्हैया कुमार का नाम काफी उछला था और काफी पॉपुलर नेता बन गए थे, युवा नेता। लेकिन आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पिछली बार इलेक्शन में बेगूसराय, जो बिहार में है बेगूसराय, वहां से गिरिराज सिंह बीजेपी के हैं, उनसे जबरदस्त लाखों वोटों से हारे थे। और वो समय था जब कन्हैया कुमार एकदम से युवा नेता बने थे, उनकी एकदम से पॉपुलैरिटी थी। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के जो आंदोलन चला था वहां पे, उसमें कन्हैया कुमार का नाम उछलकर सामने आया था। तो उनकी वो छवि बनी हुई थी और वो युवाओं के बीच पॉपुलर भी थे, जो इस तरह की जो एक सोच है उसके समर्थन में थे, तो उनके साथ थी। और बेगूसराय में जब खड़े हुए वो कन्हैया कुमार पिछले इलेक्शन में 2019 में, तो जबरदस्त उनको हार हासिल लगी। और अब बेगूसराय से उठाकर उनको दिल्ली ला दिया गया है। तो कांग्रेस ने क्या सोचा है? बीजेपी जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाएगी कि टुकड़े टुकड़े गैंग से जो ताल्लुक रखते हैं, देश को तोड़ने से जो ताल्लुक रखता है, गैंग जो सेना का जो है सम्मान नहीं करता, सेना के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, आप उसको दिल्ली से उतार रहे हैं। तो ये एक जो है कन्हैया कुमार के अगेंस्ट काम करेगा। दूसरा एक बड़ा फैक्टर, जो कांग्रेस के अपने ही लोग कन्हैया कुमार के अगेंस्ट काम करेंगे, उनकी बगावत क्या है, चाहे वो अरविंदर सिंह लवली के समर्थक हो, चाहे वो भीष्म शर्मा के समर्थक हो, चाहे वो चौधरी अनिल कुमार के समर्थक हो, अंदर ही अंदर वो काट करते हैं जब टिकट नहीं मिलता है। और ये भी बात है, ये एक साइकोलॉजी देखी जाती है कि अपने से बेहतर जब कभी कैंडिडेट उतारा जाता है पार्टी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं जो लीडर्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के नाम के सामने कोई भी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेगा, ना खुद ये नेता करेंगे। हो सकता है ऊपर से कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से सभी को लग रहा होगा कि बाहर का एक उम्मीदवार ला करके उनके सर पे बैठा दिया गया है। और आपको बता दें बेगूसराय से क्यों लाया गया है इसको। बेगूसराय में चाहती थी कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को लड़ाया जाए, लेकिन वहां पे सीपीआई ने स्पष्ट कर दिया था कि बेगूसराय उनकी परंपरागत सीट है और वो सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, बिहार में जो अलायंस है आरजेडी के साथ, सीपीआई के साथ कांग्रेस का, उसके चलते कांग्रेस को वहां से पीछे हटना पड़ा। और वो क्योंकि कन्हैया कुमार कहा जाता है राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं,
इसलिए कन्हैया कुमार को दिल्ली से मौका दे दिया गया। और राहुल गांधी के बारे में ये बात तो है ही कि जब वो किसी के बारे के कोई उनसे करीब होता है, किसी के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं, वो सब चीजें साइडलाइन करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, ना कोई सिनेरियो देखते हैं, वो बस उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। और यही शायद कन्हैया कुमार के साथ हुआ है कि और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि 1.5 महीने तक माथापच्ची करने के बाद कांग्रेस को नाम भी क्या मिला है, कन्हैया कुमार का। तो यहां कहीं ना कहीं जो फजीयत टाइप की होती है कांग्रेस की हुई है। दूसरा हम बात करते हैं जेपी अग्रवाल का। चांदी चौक से अलका लांबा को बहुत ही एक सॉलिड उम्मीदवार माना जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। एक तो महिला भी है और दूसरी युवा है और तेज तर्रार प्रवक्ता है और कांग्रेस की तरफ से बहुत बढ़ चढ़कर बोलती हैं। कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी में चली गई, फिर वापस अब कांग्रेस में आई थी। और आपने देखा होगा डिबेट वगैरह में जिस तरह से अलका लांबा जवाब देती हैं, तो एक तेज तर्रार प्रवक्ता मानी गई है और युवा नेता है। लेकिन उनको साइडलाइन करके जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट दिया गया है। उनका अपना वोट बैंक है अग्रवाल का, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि उम्र के उस पड़ाव पे वो पहुंच गए हैं और जिसके चलते माना जा रहा है कि अलका लांबा उनसे बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकती थी। एक तो युवा है और दूसरा महिला है। और राहुल गांधी जो लगातार ये बात करते हैं कि महिलाओं को न्याय देंगे, महिलाओं को सीट देंगे। अगर आप देखें दिल्ली में आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का अलायंस है 7 सीटों का, 3 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है। एक भी महिला उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया गया है। और अलका लांबा के जरिए अगर उनको टिकट मिलता, कम से कम राहुल गांधी अपनी ये बात रख सकते थे जो वो कहते फिरते हैं अपनी रैलियों में कि वो महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है, महिला न्याय की बात करते हैं और दूसरे लोगों पर तंज भी कसते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आगे नहीं किया। आप दिल्ली में ही आप देख लीजिए, आपके पास एक फुल फ्लेश्ड महिला उम्मीदवार तैयार खड़ी थी, लेकिन आपने उसको साइडलाइन करके जयप्रकाश अग्रवाल को टिकट दे दिया। किस दबाव में दिया है ये तो अंदर की खबरें हैं, लेकिन हाँ, अलका लांबा को यहां साइडलाइन किया गया है। तो राहुल गांधी अपनी ही बातों से जो है बैकफुट पर आ जाते हैं। और इसमें तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, महिलाओं के बारे में जो आम आदमी पार्टी भी बड़े बड़े बयान देती है कि उनको राजनीति में लाया जाएगा, उनके साथ न्याय किया जाएगा, दोनों ही दिल्ली में फेल हो गए क्योंकि बीजेपी ने यहां 2 महिलाओं को उतारा है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को उतारा है जो हमारी भूतपूर्व नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और वेस्ट से जो है सहरावत को उतारा गया है और वो भी एक तेज तर्रार लीडर है, लेकिन हाँ, उनको मौका दिया गया है। तो 2 महिलाओं को उतार के बीजेपी ने अपनी बात पर बीजेपी कायम रही है कि वो महिलाओं को राजनीति में आगे लाना चाहती है और वो महिलाओं को जो केपेबल हैं। तो ये दोनों महिलाएं जो हैं, जिस तरह से इनके बयान, दोनों नई है लेकिन जिस तरह से सामने आ रही हैं और जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, लग रहा है कि काफी स्ट्रांग है और जीत की पॉसिबिलिटी जो है दिल्ली में इनकी हो सकती है। और एक बात तो थोड़ी साफ है जो लोग जानते भी हैं और लोकसभा चुनाव में, ये पिछले 2 लोकसभा चुनाव में देखा भी गया, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो या वो 2019 का इलेक्शन हो, जो वोट मिलते हैं लोकसभा चुनाव में वो कैंडिडेट से ज्यादा मोदी के नाम पर मिलते हैं, मोदी के चेहरे पर मिलते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी की जो बम्पर जीत होती है कि कई स्टेट्स में वो पूरी की पूरी सीटें जीत जाती है, चाहे वो हरियाणा की बात हो 2019 में, राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीट से रह गई थी। तो ये जो पूरी सीटें सामने आती हैं वो उम्मीदवार से ज्यादा मोदी के नाम पर आती हैं। और दिल्ली में अगर हम देखें कि हाँ, कई बड़े नेता, कद्दावर नेता खड़े हुए हैं। उदित राज भी कांग्रेस में गए हैं, उनको खड़ा किया गया है। यहां से रमेश विधूड़ी बीजेपी में खड़े हुए हैं। इसके बाद कन्हैया कुमार युवाओं में थोड़े पॉपुलर नेता है, लेकिन हाँ, उनको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, उनको खड़ा किया गया है। इसी तरह महाबल मिश्रा भी खड़े हुए हैं, अनुभवी नेता हैं ये सब, लेकिन शायद बीजेपी को पता है कि नाम तो काम करेंगे ही। उन्होंने जो नाम चूज किए हैं, बीजेपी ने बहुत से नए चेहरों को मौका दिया। और मौका बीजेपी इसलिए भी देती है क्योंकि बीजेपी खुद कॉन्फिडेंट रहती है कि जो उम्मीदवार वो खड़ा कर रही है, अगर उसकी थोड़ी बहुत भी वेटेज है पब्लिक के बीच में, अगर उसने अच्छा काम किया है, उसका जो पीछे एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, तो बाकी काम मोदी लहर कर देगी। और यही कारण है कि अगर आप देखें कि जब बीजेपी टिकट बांटती है, जो एक्सपेरिमेंट वो करती है, वो बहुत से नए नामों को मैदान में उतार देती है, क्योंकि उनको पता है कि नए नामों का जो अपना वोट बैंक है वो तो काम करेगा ही, लेकिन उनको जिताने में मोदी फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। दिल्ली की अगर हम बात करें 7 सीट है, और जो अगर हम लड़ाई देखें इस तरह से इतनी ज्यादा लग नहीं रहा है। मनोज तिवारी 2 बार सांसद रह चुके हैं,
तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट कन्हैया कुमार को उतारा गया, पूर्वांचल वोट लेने की कोशिश की गई है, लेकिन जो फुटेज है, वेटेज है मनोज तिवारी का, जो काम उन्होंने दिल्ली में किए हैं वो लोगों को पता है अपने एरिया में, चाहे वो रोड्स बनाने का काम हो, चाहे वो पुल को स्ट्रेंथन करने बढ़ाने का काम हो, पुलों को बढ़ाने का काम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम हो, और चाहे वो जो घाट है हमारे उसमें आरती शुरू करने की जो एक शुरुआत की गई है, उसमें मनोज तिवारी का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। तो ये तमाम काम है, लोगों ने देखे हैं, लेकिन जो कन्हैया कुमार है उनके पीछे जो टैग है वो अभी भी टैग वही लगा हुआ है कि युवा नेता है, लेकिन उनके पीछे वो टैग है टुकड़े टुकड़े गैंग का टैग जो लगा हुआ है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है। और लोग जब उनके बारे में बात करते हैं तो उनको जेएनयू का वो आंदोलन याद आ जाता है जब टुकड़े टुकड़े गैंग इतना एक्टिव हो गया था और जी भर के वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान इंशाल्लाह कर रहा था, वो सबने देखा था और कन्हैया कुमार का नाम उसमें जुड़ा था। तो 1.5 महीने बाद कांग्रेस ने लिस्ट दी है, 3 नामों को फाइनल किया है ना, उसमें कोई युवा नेता इतने ज्यादा प्रोमिनेंट कन्हैया कुमार जो है उसको लिया गया है, लेकिन महिलाओं को बिल्कुल साइडलाइन किया है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है इस बार। लेकिन हाँ, कांग्रेस में जो है मिक्स है, 6 जो सीट है उस पर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट किया है बीजेपी ने, लेकिन एक सीट पर मनोज तिवारी को तिबारा उतारा, तीसरी बार उतर रहे हैं मनोज तिवारी। तो यहां पे बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया है और उनका एक्सपेरिमेंट जो जानकार मानते हैं सफल भी होता है, क्योंकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट है उसका जो काम है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो प्रोफाइल है वो तो काम देता ही है, लेकिन साथ ही उसके साथ जब मोदी फैक्टर जुड़ जाता है तो उसकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है दिल्ली में माना जा रहा है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उम्मीदवार ऐसे सॉलिड नहीं उतारे हैं जो इन जो न्यू कमर है उनका भी मुकाबला कर सके, क्योंकि न्यू कमर के साथ मोदी फैक्टर जुड़ा हुआ है। बाकी तो राजनीति में कोई कुछ कह नहीं सकता है, सबको पता है कि जनता के दिल और दिमाग में क्या है आजकल पढ़ना लिखना और समझना बहुत मुश्किल है उसको। तो जनता किसको जिताती है, क्या मोदी के चलते ये 7 सीट एक बार फिर बीजेपी के पास आएंगे, ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते हैं और अब हम आपको बता दें कि हमारे चैनल की एक वेबसाइट भी लॉन्च हुई है जिसका जो एड्रेस है www.eyeoftruth.com है, और आप जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। हमारी कोशिश है कि हमने अपनी इस वेबसाइट में तमाम वो चीजें डाली हैं जिस पर हम लिखते हैं, एक जिम्मेदारी के साथ डाली है, चाहे वो हेल्थ की खबरें हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो और चाहे वो स्पोर्ट्स हो। तो उसकी न्यूज और उसकी स्टोरीज आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और पढ़िए, और आप अपने फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। और आप जितना ज्यादा हमारी वेबसाइट से जुड़ेंगे, हमारा जो चैनल है, हमारी जो वेबसाइट है, उतनी ज्यादा मोटिवेट होगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, हमारी वेबसाइट के साथ, और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।